जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस बार के आईपीएल में एक स्ट्राइकिंग बात जिसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं वो ये है कि जो टीमें इस बार अपनी टीम के ऊपर बिलीफ रख रही हैं, मतलब सिर्फ एक खिलाड़ी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड होकर वो टीम नहीं चल रही है, वो टीमें अच्छा कर रही हैं। मतलब अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार नई टीमें हैं जो ऐसा कर रही हैं। आप लखनऊ की बात कर सकते हैं, आप दिल्ली की बात कर सकते हैं, आप आरसीबी की बात कर सकते हैं, आप गुजरात की बात कर सकते हैं। आप इन टीमों की बात इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ये टीमें किसी भी एक बल्लेबाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होकर नहीं बैठी हुई हैं। मतलब यहां पर आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे कि चल तू आउट हो गया, ठीक है आज मैं करता हूं, अच्छा तुम आउट हो गए, ठीक है आज मैं करता हूं, आज मेरी बारी तो आज मैं देख लूं। पंजाब भी कुछ इस तरीके से ही खेलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब वो आप कल के मैच में पंजाब की बात कर लीजिए, 5 विकेट 80 रन पर गिर गए थे, उसके बाद टीम ने 220 से भी ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो ये बताता है कि टीमें जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करती है, सेल्फ बिलीफ रखती हैं, तब जो स्कोर निकल कर आता है ना, वो बताता है सामने वाली टीम को कि भैया हम आपसे डर नहीं रहे। अब आज के मैच में अगर हम लोग बात करें तो शुभमन गिल को लेकर शुरुआत से ये बात चल रही थी कि आर्चर वर्सेस गिल का जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, ये कॉन्टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि आर्चर की स्पीड से गिल को दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्चर जो आगे बॉल फेंक कर अंदर लेकर आते हैं उस बॉल से गिल को दिक्कत है। और वही बॉल आर्चर ने की और वही गलती गिल ने की। ये पूरी बात इरफान पठान ने भी अपनी वीडियो में बताई थी। वही इरफान पठान जिनको कि आईपीएल के ऑर्गेनाइजर्स ने कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया है रायडू जैसे लोगों को अंदर रखने के लिए। लेकिन इरफान पठान जो बात बोलते हैं वो बात सुनकर लगता है कि चलो ठीक है, नहीं ये बंदा वाकई में काम की बात बोल रहा है। तो उनकी एक बात वहां पर सही साबित हुई, इरफान पठान ने जो बोला। लेकिन आप यहां पर टीम की मैच्योरिटी का लेवल देखिए कि शुभमन गिल जैसा बड़ा बैट्समैन आउट जल्दी हो जाने के बावजूद भी टीम ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। 14 रन के ऊपर पहला विकेट गिर गया था शुभमन गिल के रूप में, और उसके बाद दूसरा विकेट जो है वो 94 के स्कोर पर जाकर गिरा, वो भी 10वें ओवर में। मतलब टीम का खुद के ऊपर सेल्फ बिलीफ कितना खतरनाक है कि भैया हमारा कप्तान अगर जल्दी आउट हो जा रहा है तो उसके बाद भी हम लंबी पारियां खेलने के लिए तैयार हैं। साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने यहां पर मिलकर ये पूरे रन की 80 रन की करीब पार्टनरशिप करी। और उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इन दोनों बैट्समैन ने कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेले कि नहीं भैया हम तो उड़ा उड़ा कर मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर आप इन दोनों बैट्समैन के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो वो बहुत कम है। हम लोग जहां पर 200, 220, 230 के स्ट्राइक रेट की लगातार बात करते हैं कि भैया नया T20 का जमाना है, लेकिन आप यहां पर देखिए कि अगर आप 150 के स्ट्राइक रेट से भी बड़ी पारी और इंपॉर्टेंट पारी, इंपैक्टफुल पारी खेल पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सही है। जैसे कल थला ने 12 बॉलों में 27 रन बनाए, भाई स्ट्राइक रेट ऑब्वियसली बात है 220, 230 का रहा, पर मैच तो आप हार गए ना। साई सुदर्शन ने यहाँ पर 53 बॉल्स में 82 बनाए, 8 चौके मारे, 3 छक्के मारे, स्ट्राइक रेट रहा 154। जॉस बटलर ने यहाँ पर 25 बॉलों में 36 रन मारे, सिर्फ 5 चौके थे, और स्ट्राइक रेट रहा 144 का, मतलब 150 से भी नीचे का रहा। इसके अलावा शाहरुख खान ने 20 बॉलों में 36 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के और 180 का स्ट्राइक रेट रहा। मतलब आप देखिए यहाँ पर इन तीनों बैट्समैन हैं जिन तीनों ने एक तरीके से बल्क में रन बनाए हैं आज गुजरात के लिए, इन तीनों का ही स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहा, 154, 144 और 180। 200 के ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं था, बट स्टिल टीम ने मैनेज किया कि भैया वो 270 रनों का जो टारगेट है वो सामने वाली टीम के लिए सेट करें। अब क्या होता है जब आप ऐसा स्कोर खड़ा करते हैं तब आपको ना कंसोलिडेशन चाहिए होता है। मतलब आपको कोई ना कोई खिलाड़ी जरूर चाहिए होता है जो वहां पर एंकर वाली इनिंग खेले, एक ऐसी इनिंग खेले जिसके कि इर्द गिर्द बाकी लोग आकर रन बना सकें। और यहां पर यही हुआ। साई सुदर्शन ने जिस तरह की पारी खेली वो एक तरीके से एंकर करने वाली पारी ही थी, और साई सुदर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रन बड़े हैं छोटे हैं, नहीं। और ये एक फायदा होता है जब आप पहले बैटिंग करते हैं। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को अगर छोड़ दें हम तो बाकी लगभग सबकी ही इकोनॉमी ज़्यादा रही। जैसे कि अगर हम बात करें फजल हक फारूकी की 9.5 की इकोनॉमी रही, तुषार देशपांडे 13.25, संदीप शर्मा 10.25, महेश तीक्ष्णा 13.5। मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखो आप, तुषार देशपांडे, संदीप और तीक्ष्णा जो है, इन तीनों को तो छक्के भी काफ़ी पड़े, मतलब 9 छक्के 7 छक्के इन 3 बॉलर्स को पड़े हैं। मतलब बाउंड्री काउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो शायद ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं पर अगर मैं डॉट बॉल्स की बात करूं, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल यहाँ पर जोफ्रा आर्चर ने डाली और इसीलिए वो सक्सेसफुल दिखाई भी दी। बैटिंग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही 200 के ऊपर का टारगेट टंगता है चेजिंग टीम जो है हमेशा ही प्रेशर में आ जाती है, और इस मैच में भी यही हुआ। बट जो एक थोड़ी डिसहार्टनिंग सी चीज़ लगी वो ये थी कि जायसवाल जो है वो लगातार अपना विकेट फेंक रहे हैं। हालांकि उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही है, बट स्टिल आपको अपने विकेट की कीमत पता होनी चाहिए कि नहीं यार, मेरे विकेट के ऊपर एक प्राइस टैग लगा है और मुझको उस प्राइस को वसूलना है। जायसवाल बस उसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं और मैच दर मैच जो है लगातार फेलियर का सामना कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं जायसवाल की बात करूं तो
पिछले कुछ मैचेस में जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में 1 रन बनाया, केकेआर के खिलाफ 29 बनाए, सीएसके के खिलाफ 4 रन बनाए, पंजाब के खिलाफ 67 मारे थे जो एक पारी उनकी अच्छी आई है, और आज गुजरात के खिलाफ एक बार फिर से सस्ते में आउट हो गए 6 रन पर। तो आपके ऊपर क्या, जब एक प्राइस टैग लगा होता है ना, तो सामने वाली टीम भी आपको उसी तरीके से रिस्पेक्ट देती है कि नहीं यार, ये बंदा जो है, ये बंदा रन स्कोर कर रहा है और हमको इसको वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिसका कि ये बंदा हकदार है। जैसे अगर मैं साई सुदर्शन की बात करूं, साई सुदर्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बंदा जो है ये भी लगातार परफॉर्म कर रहा है। इस बंदे ने पहले मैच में पंजाब के खिलाफ 74 बनाए, एमआई के खिलाफ 63 बनाए, आरसीबी के अगेंस्ट 49 बनाए, 1 रन से हाफ सेंचुरी मिस कर दिया, और फिर हैदराबाद के अगेंस्ट 5 रन बनाए, एक रेयर फेलियर, और फिर इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 82 रन बना दिए। मतलब बंदे ने कंटिन्यू परफॉर्म किया है भाई, कंटिन्यू, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। 200 से ज्यादा रन बना के बैठा हुआ है बंदा। तो ऐसे प्लेयर्स, सॉरी 300 से ज्यादा रन बना के बैठा हुआ बंदा, तो ऐसे प्लेयर से जब आपका सामना होता है तब आपको ये देखना होगा कि भैया आप टीम इंडिया के मेंबर हो, बट स्टिल आप जो है इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एक परफॉर्मेंस सामने रखने में कि सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जायसवाल उन खिलाड़ियों में से है जिनसे कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये बंदा खेलेगा। संजू सैमसन कप्तान के तौर पर वापस आ गए हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि एक अकेला बंदा क्या ही कर सकता है। हालांकि हमने कल देखा था कि प्रियांश आर्या ने अकेले ही पंजाब की नैया पार लगा दी थी, शशांक की इनको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिली थी, बट संजू सैमसन यहाँ पर अकेले ही ऐसे लग रहे थे किला लड़ा रहे थे। शिमरॉन हेटमायर से थोड़ा बहुत साथ जरूर मिला, लेकिन शिमरॉन हेटमायर का मुझे समझ में नहीं आता है कि राजस्थान वाले उनको इतना नीचे क्यों खिलाते हैं। सेम कोलकाता वाली प्रॉब्लम कि आप आंद्रे रसेल और रिंकू जैसे बैट्समैन को इतना नीचे क्यों खेलने के लिए भेजते हो। 52 मारे हेटमायर ने, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। मतलब अगर आप राजस्थान की हालत देखिए कि आप सैमसन, रैन पराग और हेटमायर को अगर हटा दें तो हाईएस्ट स्कोर जो रहा है उसके बाद वो रहा है 6 रन। बाकी पूरी की पूरी टीम मतलब ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, और यही कारण रहा कि जिस तरीके से राजस्थान से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये लोग रिटेलिएट करेंगे, कर नहीं पाए। बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने बहुत शानदार बॉलिंग करी, 7.5 की इकनॉमी रही, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही बंदे ने अपने 4 ओवर के स्पेल में, जिसमें कि करीब करीब 24 बॉलें एक बॉलर फेंकता है, उन 24 बॉलों में से 15 डॉट बॉलें यहां पर सिराज ने फेंकी। तो आप समझ सकते हैं कि सिराज इस बार किस नए फ्लेवर के साथ में यहां पर अपने तेवर लेकर आए हैं। एक विकेट यहां पर उनने भी निकाला, अरशद खान ने भी एक विकेट निकाला, प्रसिद्ध कृष्णा ने यहां पर 3 विकेट निकाले, 12 डॉट बॉल प्रसिद्ध कृष्णा ने भी डाली है, मैं आपको यही बता दूं। 6 की इकनॉमी रही प्रसिद्ध कृष्णा की। तो इसके अलावा बाकी सब बॉलर, राशिद खान को तो खैर आजकल हर कोई एक ही तरीके से खेलता है, पर राशिद खान ने यहाँ पर 2 विकेट फिर भी निकाल ली। ऑल इन ऑल गुजरात ने आज यहाँ पर एक बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है और बताया है कि भैया एक टीम के तौर पर क्यों आप गुजरात को अब एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर लेना शुरू कर दें तो शायद बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग पॉइंट्स टेबल की बात करें, पॉइंट्स टेबल की परिस्थिति जो है अब काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा बदल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी हद तक ना ऐसी हो चुकी हैं जिसको कि देखकर आप यही कहेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अब हर एक टीम के लिए है, क्योंकि जो टॉप की टीमें हैं ना, वो टॉप की टीमें काफ़ी हद तक सेटल डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। और जब टीमें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं ना, तब कहीं ना कहीं आपको आप ये कह सकते हैं कि भाई आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस मिल सकती है किसी भी टीम से कि आपको कह सके कि भैया प्लेऑफ में जाना कंफर्म है इनका। जैसे अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस 5 में 4 मैच जीत चुके हैं, जीत का चौका लगा दिया है इनने, लगातार 4 मैचेस यहाँ पर जीते हैं, और इन 4 मैचेस में जीत के साथ ही पहला मैच जो इनका हुआ था 25 तारीख को पंजाब के खिलाफ, बस वो ये मैच हारे थे 11 रन से। उसके बाद गुजरात एमआई के खिलाफ 36 रन से जीता है, आरसीबी के खिलाफ 8 विकेट से जीता है, हैदराबाद के खिलाफ 7 विकेट से जीता है, और राजस्थान के खिलाफ 58 रन से जीता है। मतलब लगातार 4 मैचेस जो है यहाँ पर गुजरात ने जीत लिए हैं, और इस जीत के साथ ही टॉप पर आ गया है अब गुजरात 5 मैचों में 4 की जीत के साथ में। दिल्ली दूसरे नंबर पर है, 3 मैचों में 3 मैच जीते हैं। कल इनका आरसीबी के साथ मैच होना है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिक्चर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा आरसीबी 3rd नंबर पर है 4 मैचेस में 3 जीत के साथ में। पंजाब है फिर 4थे नंबर पर 4 में से 3 जीत, एंड देन लखनऊ है। मतलब ये जो 5 टीमें हैं, गुजरात, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब, लखनऊ, ऐसा लग रहा है कि इस बार इन 5 टीमों में से ही कोई एक टीम है जो चैंपियन बनकर आने वाली है। और मैं चाहता हूं कि इस बार एक कोई नई टीम चैंपियन बने, क्योंकि ब्रांड आईपीएल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा वही मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब टीमें जो हैं भाई ये तो बॉटम में बैठी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनका तो खेलने में मन भी नहीं लग रहा है। 5 में से मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, बताने लायक भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर टीमें जो है, देखिए मोटी मोटी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब प्लेऑफ के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करना शुरू कर चुकी हैं। अब बॉटम में से कोई टीम तभी ऊपर आ पाएगी जब बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित रूप से वो लोग बेहतरीन खेल दें, या ऊपर की कोई टीम नीचे तभी जाएगी जब कोई टीम बहुत ही अप्रत्याशित तौर पर बुरा खेलना शुरू कर दे।
वरना ऑलमोस्ट प्लेऑफ के लिए अब टीमें जो हैं धीरे धीरे फाइनलाइज होना शुरू हो चुकी हैं। ये जो 5 टीमें टॉप पर चल रही हैं, इनमें से एटलीस्ट 3 टीमें तो आपको प्लेऑफ में दिखाई देंगी ही देंगी। बाकी अभी आने वाले मैचेस में और हद तक हमको चीज़ें पता चल जाएंगी किस तरीके से होंगी। आप मुझे बताइए कि भाई आपको क्या लगता है, जिस तरीके से इस समय गुजरात आगे बढ़ रही है, या आरसीबी आगे बढ़ रही है, या लखनऊ आगे बढ़ रही है, टू बी वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि लखनऊ ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऋषभ पंत को भले ही क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, बट इन सब चीज़ों के बीच में जिस तरह की परफॉर्मेंस लखनऊ की निकल कर आई है वो कम सरप्राइजिंग नहीं है। 5 मैचेस में से 3 मैच उनने भी जीत लिए हैं अपने। तो अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है कि भाई कौन सी टीम है जो यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे, क्योंकि प्लेयर्स का फ्लेवर बदल चुका है ऐसा लग रहा है। जैसे हम सिराज की बात कर रहे हैं, भाई सिराज अलग ही तेवर में खेलते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी एनर्जी अलग लेवल पर है, बहुत शानदार वहाँ पर बॉलिंग कर रहा है बंदा। तो अब आप मुझे बताइए कि भैया किसके बारे में आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम यहाँ पर सर्टेनिटी के साथ कह सकती है कि भाई हम प्लेऑफ जाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खुला हुआ है। जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।